अशफाक तौला साहब, मुश्किलात की शुरुआत है, आप भी ऐसे ही समझते हैं? और जिन मुश्किलात की शुरुआत है उसमें क्या बड़े पॉइंटर्स हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए? एक कर्ज उतारते हैं, दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरा उतारते हैं तो पहले वाले पे फंस जाते हैं, और एक कर्ज का पूरा प्रोग्राम ही पूरा नहीं करते तो एक और अरेंजमेंट मुआहिदा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इकोनॉमी को अगर सही से समझा जाए तो उसके बाद मेरा ख्याल है आपको भी समझ आएगी, और मेरा ख्याल है आपके नादरीन को भी समझ आएगी। हमारे बड़े मोहतरम हैं, मेरे सीनियर हैं नदीमुल हक साहब, और इनके सामने मेरे तज्जिया बिल्कुल जैसे सूरज को चराग दिखाना है। मईशत ये है कि जब आपकी जीडीपी होती है ना, उसके हिसाब से आपके कर्जे होते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनकी अपनी जीडीपी यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है उसके 200% यानी दो गुना से ज्यादा भी कर्जे हैं। हमारे नहीं है इतने कर्जे। हमारा आप पहले मसला समझें। हम अगर आवाम को इन चैनलों के थ्रू या मीडिया के थ्रू मिसलीड करेंगे ना, तो आवाम में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो आपका काम, मेरा काम ये है कि आवाम की रहनुमाई करें, उनको असिस्ट करें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट बात करनी चाहिए। तो एक्यूरेट बात ये है कि बिल्कुल हम 23 प्रोग्राम में आईएमएफ के गए, और आईएमएफ जब आ रहा था तो नवंबर में इनको आना था, मुजीबुल हक साहब को भी पता है, वो खुद जनवरी में आए। जनवरी में आने के बाद 31 जनवरी को जब वो आए तो मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने उनसे काफी हद तक बातें की। 9 फरवरी तक उन्होंने अपनी टेक्निकल अरेंजमेंट पूरे कर लिए थे। डिस्कशन होने के बाद वो जा चुके थे। फिर टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अब फिर इनकी जो रिक्वायरमेंट थी आपको भी अखबारी तराशू से मिल जाएंगे कि कुछ गोल पोस्ट उन्होंने भी चेंज किए और कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने भी बढ़ाई। फिर उन्होंने कहा हमें जी बजट के आप शेयर कर लें कि क्या आपके मेजर थे, रेवेन्यू मेजर्स क्या हैं। वो भी शेयर किए गए थे इनको प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे, और उन्होंने उस पर भी पहले एतमाद का इजहार किया। अब इसके बाद देखिए, जब बाद में अगर एग्रीमेंट हुआ है और जो चीज तब्दीली आई है तो वो भी इनकी ख्वाहिशात के हिसाब से और उनके प्रोग्राम के हिसाब से की गई है। तो ये आप मां कहें कि कर्ज लेके, अगर आप ये समझते हैं कि कर्ज कर्ज के बगैर अगर कोई हुकूमत चल सकती है तो नामुमकिन है। दुनिया में मुझे कोई एक हुकूमत भी आपको नहीं मिलेगी। मसला ये होता है, आप अगर इसको थोड़ा सा एवेल्युएट करेंगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी आमदन क्या है, क्या आपके टैक्सेस आप पूरे तौर पे वसूल कर पाते हैं कि अच्छा नहीं। अशफाक तौला साहब, हाँ, अगर मैं यहाँ इसमें आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि दुनिया भर में हुकूमतें कर्ज लेती हैं, कर्ज के बगैर नहीं चलती। लेकिन कई ऐसी मईशतें हैं जो कर्ज लिया और उसके बाद उस प्रोग्राम को पूरा करते हैं और फलती फूलती हैं। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारी मईशत फलती फूलती नहीं है? हमें टैक्स का भी मसला रहता है, सर्कुलर डेट का भी मसला रहता है, हमारा जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका भी इशू रहता है, फिर बाहर से कर्ज आता है, उस कर्ज की वापसी का भी इशू रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्कुल ही सुकड़ जाती है। कोरोना के दिनों से ये मामला शुरू हुआ, उसके बाद और होना शुरू हो गई जब सीपैक वाला मामला रहा, आपके सामने ही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं सर? फिर फलती फूलती क्यों नहीं है मैशत? देखिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, और कोरोना से पहले हमारे इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। कोरोना के दौरान हमारे मामला थोड़े से थमे, क्योंकि आईएमएफ का रैपिड प्रोग्राम था जो हमें मिल गया 1.44 बिलियन डॉलर का। हमारे जो कर्जे थे उनका मोरेटोरियम हो गया था, हमें डिफरमेंट हो गई थी। वो कर्जों की जो मद में आज हमें कुछ ज्यादा पे करने पड़े, वो एक मुल्क में हमेशा इस किस्म के साइकिल्स आते हैं। हम इस वक्त कैश ट्रैप में हैं, हमारी सॉल्वेंसी का इशू नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, 2017 में 11.41 आपकी टैक्स टू जीडीपी थी, और आज वो कम हो गई। इसकी वजह एक नहीं है, दो तीन वजूहत है। आपकी जो ग्रोथ थी, जितनी ग्रोथ के हिसाब से आपको टैक्सेस बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े आपके, और इसकी वजह क्या है? आपका टैक्सेशन सिस्टम फ्रैक्चर्ड है, और उस फ्रैक्चर्ड सिस्टम के अंदर जिस पे भी हम हाथ रखते हैं वो ये कहता है जी मैं टैक्स नहीं दूंगा। और बाज औकात तो यहां हो जाता है कि क्रिएट आपकी रेड लाइंस क्रिएट हो जाती है कि जी आप मुझसे टैक्स मांगेंगे तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये चीजें हमारे म्यूनिसिपल कॉम हम सोचते नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, निजाम में सहूलत क्रिएट करें, लोगों को सहूलत दें ताकि वो बिजनेस कर सकें। वहां तक मैं आपकी बात मानता हूं। एफडीआई जहां तक आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं आ रही है, आपकी कंट्री रिस्क बढ़ गया है। जब आपके यहाँ धरने और इस किस्म की चीजें होंगी, जब आप अपनी पर्सनल ईगोस को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की टांगे खींचेंगे, और ये जो आपकी जो जिस तरीके से पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया है दो तीन एराज के अंदर, और उसके बाद टांगे खींची गई, तो पाकिस्तान को तो हम खुद ही पीछे, हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है।
हम खुद अपने दुश्मन हैं, हमने अपनी दुश्मनियां की हैं। आज टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ने अगर कोई दिए हैं तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि जी हम ये टैक्सेस नहीं देंगे। हत्ता कि एक्विटी होनी चाहिए टैक्स सिस्टम में, आप जितना टैक्स देंगे, आप किसी और का टैक्स ना दें, आप अपना टैक्स देंगे, दूसरे को अपना टैक्स देना है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप उसको स्टडी करें, इंशाल्लाह आपके साथ कभी बैठ के हम डिटेल में, मैं डॉक्टर साहब मुझे सिखाएंगे और मैं कुछ थोड़ा बहुत आपकी रहनुमाई फरमा। यही चीज़ है कि हमें मुसीबत ये है कि हमारी मईशत फलती फूलती नहीं है, कर्ज हम लेते हैं लेकिन मईशत फलती फूलती। ये सवाल था कि इससे अंदाज़ा तो हो हमें कि आखिर ये मामला जा किस तरफ रहे, कितनी बार कर्ज लेंगे, कितनी बार मईशत पे दबाव आएगा। डॉलर हमारा हाथ से बाहर हुआ है, कभी हम फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत उसको छोड़ देते हैं, कभी हम स्टेट बैंक को एक अलग बॉडी बना देते हैं जिससे कोई जवाब नहीं ले सकता। आज भी गवर्नर स्टेट बैंक ने बड़ा वाजे कहा है कि IMF मुआहदे के बाद से मईशत पर दबाव कम होगा और असरात बेहतर नजर आएंगे। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, बतौर स्टूडेंट जानना चाहता हूँ कि होगा कैसे, कैसे होगा अशफाक साहब? देखिए, आपने जो बात की ना, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, आप जैसे नदीमुल हक साहब ने आपको बताया ना, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें इवेल्युएट करना पड़ता है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि कौन से फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे नदीमुल हक साहब ने बताया इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की बात, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप उस फैक्टर को ले लें तो 3,000 अरब की आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की, और 1,700 अरब की आपकी रिकवरी होती है। तो 1,300 अरब का आपका इस वक्त आपका चला जाता है वेस्टेज में, या लाइन लॉसेस में जाता है, या बिल पे नहीं होते, या कुंडे लग रहे हैं। अब फैसलाबाद की रिकवरी 99% है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप ट्रांसमिशन लॉसेस के 15% का वेस्टेज आप उसके भी सब्सक्राइबर को भी डाल देते हैं। के इलेक्ट्रिक का सेव 15% है, हम पे भी 15% आता है। एक इलेक्ट्रिक पैस्को है पिशावर इलेक्ट्रिक, उसमें कुछ ग्रिड्स ऐसे हैं कि जहां 98% रिकवरी नहीं है, 2% रिकवरी है, उनको भी 15% लगता है। तो ये निजाम जब तक आप ठीक, अगर फर्ज करें किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और लोग सड़कों पे निकलते हैं, तो जाहिर बात है हमारा मीडिया भी जाता है, हमारे लीडरान भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां जाके उन लोगों के साथ सिर्फ वोट लेना है। अब दूसरी तरफ अगर आप आए PIA की प्राइवेटाइजेशन पे, सारा काम मैं खुद प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे हूं, मैंने प्राइवेटाइजेशन का सारा काम हमारी टीम ने करके दे दिया। अब यहाँ एक स्ट्राइक होती है, अब बस एक गोली चली और आपको पता है कि जिसके बाद वो स्ट्राइक भी खत्म हो गई और 2 बंदे शहीद बेचारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और पूरा एक दिन के अंदर पूरा नक्शा चेंज हो गया। उस वक्त 4 से 5 एयरलाइनें आनी शुरू हो गई थी आपके पास कि जी ठीक है, हम आना चाह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। स्टील मिल को आप देख लें, पाकिस्तान में जो स्टील मिल लगी वो ईरान में भी लगी और इजिप्ट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन की रशिया ने 3 जगह मिल लगाई। आज ईरान के अंदर 1 मिलियन टन की जगह 10 मिलियन टन हो गया है, इजिप्ट में 2.5 मिलियन टन हो गया, हमारा 1 मिलियन टन भी बंद हो गया, क्योंकि हमें हमारी यूनियनों ने मारा। जैसे नदीम उल हक साहब ने कहा कि आज भी हमारी पार्लिमानी कमेटी कहती है कि जी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को आप कर दो। आपको पता है पेंशन की मद में हम करीब करीब 800 अरब दे रहे हैं। 800 अरब आप किसको कहते हैं? आप अगर पेंशन का निजाम इस तरीके से ही चलते रहने देंगे तो मेरा ख्याल है आपका एक बहुत बड़ा वैक्यूम चला जाएगा। दूसरी तरफ आप IMF के एग्रीमेंट के अंदर रहते हुए, जैसे आप कहते हैं किसी को शौक नहीं है IMF के एग्रीमेंट में आने का, IMF के एग्रीमेंट में रहते हुए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्योंकि ये सारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आपने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है इसकी मद में आज 5 साल पहले 1.8 ट्रिलियन का आपका खर्चा था डेट सर्विसिंग का, इस वक्त 7.3 है।